नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। आज आपका क्लास नंबर 2 होगा सोशियोलॉजी का। फर्स्ट क्लास हमने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी या फिर ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी जो कि देख लिया है। ये सेकंड क्लास है जो कि आपका क्या है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि समाज शास्त्र कैसे जो कि किसी सोसाइटी सोशल जो इवेंट हुए हैं, जो भी सामाजिक घटनाएँ घट रही हैं, उनका किस तरह से स्टडी करता है। उस स्टडी का क्या-क्या लेवल बढ़ा है, कैसे स्टडी करने का तरीका बदला है, वेरियस जो थिंकर आए हैं अपने-अपने हिसाब से किस तरह से उसको स्टडी किए हैं, ये सारी चीज़ें जो कि हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है? तो मैं एक एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं अपने सारे नोट्स जो है वही शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, फिर पूरा पीडीएफ दिखा देता हूँ, पीपीटी जो मैंने बनाया है। ये मेरा नोट्स है, ठीक है? यहाँ पे आप देखो, ये मैंने इंट्रो यहाँ पे दे दिया है और मैंने बता दिया कि 3 फेज़ में हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी किस तरह से चलता है। इनिशियल फेज़, सेकंड फेज़ एंड थर्ड फेज़। उसके बाद यहाँ पे देखो जो आधा पेज है ये इनिशियल फेज़ के बारे में बात करता है। इनिशियल फेज़ भी 3 पार्ट में जो कि आगे बढ़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पे है हमारा सेकंड फेज़ 2 भागों में बढ़ जाता है, फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल। यहाँ पे आप कह सकते हो माइक्रो लेवल स्टडी टू मैक्रो लेवल स्टडी। इसके बाद थर्ड पेज जो हमारा आता है, वो यहाँ पे मैंने इस वाले पेज पे पूरा एक पेज जो कि थर्ड फेज जो कि बताता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का। और फोर्थ पेज पे मैंने जो कि यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है आपका। 2 कंक्लूजन मैंने बताया, जो आपको अच्छा लगेगा आप वो यूज़ कर सकते हो। एक डीपी मुखर्जी जी का है और एक बेसिक है सोशियोलॉजी का, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का बेसिक है। ठीक है? इस तरह से हमने जो कि 2 आपको कंक्लूजन बताए हैं। और पूरा एक बार पीपीटी देख लेते हैं हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ये इंट्रो है। जो मैंने आपको तीनों फेज बताया था ना, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। ये देखो मैंने एक ही पेज पे जो कि पूरा आपका फ्लो चार्ट के रूप में बना दिया, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगा और रिवीजन करने में भी आसानी होगा। ठीक है? फिर इसका ये कंक्लूजन हमारा आएगा, वही 2 कंक्लूजन है। चलिए शुरू करते हैं अपना इंट्रो। इंट्रो मैंने इस तरह से लिखा है, विथ द 180 इयर्स ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज बिकम वाइडर विथ द वेरियस थिंकर थॉट्स। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि समाजशास्त्र का जो 180 साल का इतिहास रहा है, जब से वो निर्माण हुआ है, समाजशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बना है, तब से इसका जो कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी काफ़ी वाइडर हो चुका है। क्यों? क्योंकि कई सारे थिंकर ने अपने-अपने तरह से जो कि चीज़ों को देखा है, सामाजिक घटनाओं को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अब देखो कई सारे बुक में आप देखोगे तो ये 180 इयर्स की जगह आपको 150 इयर्स ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है। मोस्टली जो कि 150 इयर्स को देखते हैं। मैंने जो कि अपना थोड़ा-सा अपडेट किया अपने आप को। अगर आप देखोगे तो 1837 में जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आया था, तब से लेके 2024 तक देखोगे 180 ईयर्स से प्लस हो रहा है। तो मैंने खुद को अपडेट किया, 180 इयर्स लिखा। अब देखो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, आप जो कि एक अवेयर स्टूडेंट हो, सिंसियर स्टूडेंट हो अपनी चीज़ों को लेके। तो इस तरह से आप अपने आप को भी अपडेट कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे बताया कि किस तरह से वाइडर हुआ है। फॉर एग्जांपल देखो बताया जा रहा है कि मैक्रो लेवल स्टडी से माइक्रो लेवल स्टडी तक हमने किया है सोशियोलॉजी में, जो कि इस तरह से स्टडी की गई है। फिर बाद में पहले देखो मैक्रो लेवल से स्टार्ट हुआ, मतलब सामाजिक घटनाओं को ऊपर-ऊपर वे में देखा गया कि हाँ, इस तरह से ऑब्जर्व करके बस एक्सप्लेन कर दिया गया, ये इस तरह से घटनाएँ घटी, इसका ये कारण था, ये प्रभाव है। फिर बाद में माइक्रो लेवल पे स्टडी की गई, यानी कि और डिटेल में स्टडी की गई और बारीकी से जो कि अध्ययन किया गया। देखा गया कि किस तरह से जो कि सोशल एक्शन है, जो लोगों का बिहेवियर है उसको भी ऑब्जर्व करके उस तरह से बात किया, उसके आधार पर किसी सामाजिक घटना को जोड़ा गया, देखा गया, एक्सप्लेन किया गया। फिर उसके बाद क्या आता है कि ब्लेंडिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, यानी कि उसके बाद क्या होता है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इस तरह से बढ़ जाता है कि अब समाजशास्त्री जो कि दोनों माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल को कंबाइन करके किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करते हैं, उस आधार पर जो कि उसको एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। बोलते हैं केवल माइक्रो लेवल पे करेंगे तो आप अधूरा एक्सप्लेन करेंगे, मैक्रो लेवल पे भी केवल स्टडी करके करेंगे तो भी अधूरा होगा। जब आप दोनों को मिक्स करोगे तभी एक बेहतर कंक्लूजन निकलेगा। फिर उसके बाद जब और इवॉल्व होता है और आगे बढ़ता है टाइम पीरियड, तो फिर मॉडर्निस्ट अप्रोच आ जाता है, फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच भी आता है। ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आइए आते हैं अपने मेन स्लाइड पे, जो कि ये रहा, ठीक है? देखो मैंने यहाँ पे टाइमलाइन के साथ बाँट दिया, ये फर्स्ट फेज़ है, ये आपका सेकंड फेज़ है, ये थर्ड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ जो कि आपका 1840 से 1880 तक चला था। सेकंड फेज़ 1880 से 1960, थर्ड फेज़ जो कि 1960 से अभी तक चल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट फेज की हम बात करेंगे, ये वाला स्लाइड जो कि आपका, ये जो पूरा स्लाइड है ये फर्स्ट फेज है। ठीक है? तो देखो पहले जब हम शुरुआत किए थे तो क्या हुआ था, उस टाइम जो कि जो सोशियोलॉजिस्ट थे, वो फ़ोकस करते थे मैक्रो लेवल स्टडी पे। जो भी सामाजिक घटनाएँ घटी उसकी एक ऊपर-ऊपर व्यू से ऑब्जर्वेशन कर लिया जाए, उस आधार पे उसको बता दिया जाए, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था। इसमें देखो अगस्त काम्टे जी जो कि लेकर आते हैं सोशल स्टैटिक एंड डायनामिक सोशियोलॉजी को ही बोलते हैं, और सेंट साइमन जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को उस टाइम सोशल फिजिक्स का नाम दिया करते थे।
ठीक है? फिर उसके बाद जब इससे आगे बढ़ते हैं, सोशियोलॉजी और आगे टाइम थोड़ा-सा बढ़ता है, इंडक्टिव अप्रोच की बात की जाती है कि हमको इंडक्टिव अप्रोच यानी कि साइंटिफिक बेस पे स्टडी थोड़ा आप करना चाहिए, केवल ऑब्जर्वेशन ऊपर-ऊपर से नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा फैक्ट वगैरह भी टटोल के जो कि उस आधार पे जो कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। थोड़ा ऑब्जर्व एक जगह पे कोई घटना इस तरह से घट रही है तो 2-3 जगह पर और देखें क्या उसके पीछे का वही कारण है। वो सब ऑब्जर्व करें, डेटा वगैरह कलेक्ट करें, उस आधार पे जो कि स्टडी करें। इसमें आता है अगस्त काम्टे का काफ़ी फेमस सोशल पॉजिटिविज़्म, ठीक है? ये इन्होंने बताया और हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिस्मिक एनालॉजी दी। ऑर्गेनिस्मिक एनालॉजी में देखो क्या होता है दोस्तों, उसमें ये बताया जिस तरह से मानव शरीर डेवलप हुआ है, उसी तरह से हमारा समाज भी डेवलप हुआ है, उसी तरह से हमारे समाज का निर्माण हुआ है। जैसे ये बोलते हैं कि मानव शरीर देखो कि आप जो कि सेल से मिलकर सेल मानव शरीर का यूनिट जो कि सेल होता है, सेल कई सारे सेल मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फिर कई सारे ऑर्गन सॉरी कई सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, फिर कई सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फिर कई सारे ऑर्गन मिलकर जो कि बॉडी पार्ट बनाते हैं, बॉडी पार्ट से जो कि पूरी हमारी बॉडी बनती है। इसी तरह से ये भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारी सोसाइटी भी इसी तरह से जैसे कि कुछ लोग होते हैं, लोगों का समूह आता है, वो जुड़ता है, इससे एक कम्युनिटी का इवॉल्व होता है, विलेज का एस्टेब्लिश होता है और एक सोसाइटी का निर्माण होता है। और इस सोसाइटी में जो कि कई सारे सोशल अंग जो कि काम करते हैं जैसे कि पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलिजियस, ठीक है? इकोनॉमिकल ये सारे चीज़ फैक्टर मिलके एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। तो कुछ इस तरह से इन्होंने जो कि फैक्ट बेस्ड जैसे थोड़ा-सा स्टडी साइंटिफिक बेस्ड स्टडी करने का प्रयास किया था। सोशियोलॉजी का एक सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करते थे। बताते कैसे हमारा सोसाइटी डेवलप हुआ है। ये इसी को बोला गया इंडक्टिव अप्रोच। थर्ड फिर और इवॉल्व हुआ तो क्या हुआ? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आया। इसमें बोला गया कि अब हमको जो भी सोशियोलॉजी में हम जो भी सोशल घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, अब उसके प्रॉब्लम का तो अध्ययन कर रहे हैं, उसके साथ-साथ अब हमको उसके सॉल्यूशन के बारे में भी जानना चाहिए, उसके सॉल्यूशन को खोजना चाहिए। यहाँ पे यू रहेगा, हो गया गलती से। अब हमको जो कि उसके सॉल्यूशन पे भी बात करनी चाहिए, केवल सोशल प्रॉब्लम का स्टडी केवल सोशल प्रॉब्लम का कारण नहीं समझना है, उस प्रॉब्लम से कैसे निकाला जा सकता है, उसका भी स्टडी करना चाहिए, उस तरह से भी हमको उस घटना को देखना चाहिए। तो इस तरह से जो कि का फर्स्ट फेज़ जो कि चला यहाँ पे जो कि मेनली देखोगे तो मैक्रो लेवल पे ही फोकस रहा था। फिर सेकंड फेज़ जो आता है वो 2 पार्ट में सोशियोलॉजी उसमें डिवाइड हो जाती है। एक आपका आता है फॉर्मल स्कूल, दूसरा आता है सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल या फिर माइक्रो लेवल स्टडी यहाँ पे जो कि सोशल एक्शन पे फोकस किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जबकि मैक्रो लेवल जो कि ऊपरी-ऊपरी सतह पे किया जाता है और सोशल फैक्ट और ये जो कि माइक्रो लेवल जो कि साइंटिफिक बेस पे स्टडी को ज़्यादा फोकस करता है। जबकि माइक्रो लेवल वाला जो होता है फॉर्मल स्कूल ये साइंटिफिक वे स्टडी पे कम फोकस करता है। क्योंकि ये बोलता है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेबल है। जैसे जैसे देखो जॉर्ज सिमेल भी बोलते हैं वेरी ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर जो काफ़ी चेंज करता है वो अपने लाभ के अनुसार वो बदल लेगा। ठीक है? और अलग-अलग सोसाइटी में देखोगे तो अलग-अलग ह्यूमन बिहेवियर देखने को मिलेगा, अलग-अलग कल्चर देखने को मिलेगा। कोई यूनिवर्सल कल्चर, यूनिवर्सल वैल्यू वगैरह हमको नहीं दिख रही थी इसलिए यूनिवर्सल लॉ बनाना इस पे जो कि नहीं बन सकता साइंटिफिक स्टडी के आधार पे। इसलिए माइक्रो वाला जो है वो साइंटिफिक अप्रोच का थोड़ा-सा कम वकालत करता है, साइंटिफिक अप्रोच की बात नहीं करता है। तो इसमें मैक्स वेबर आते हैं, पहला मैक्स वेबर जो कि अपना इंटरप्रिटेटिव स्टडी देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल एक्शन स्टडी इन्होंने किया था मैक्स वेबर ने, जिसमें ये बताते हैं कि हमारा जो समाज का निर्माण हुआ है, उसके केंद्र में सामाजिक क्रिया है, सोशल एक्शन है उसके केंद्र में है, उसी के आधार पर सोशल एक्शन के आधार पे लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं और लोग एक-दूसरे से जुड़कर ही एक सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हैं और सोशल एक्शन ही सारी सोशल घटनाओं का जिम्मेदार होता है। इस तरह से जो कि मैक्स वेबर इंटरप्रिटेटिव स्टडी में अपनी बात करते हैं। फिर माइक्रो लेवल पे जो कि सेकंड फेज आता है आपका जॉर्ज सिमल वेरी ऑफ बिहेवियर जैसे मैंने आपको बताया था। थर्ड है एफ टॉनिश। एफ टॉनिश बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में बिहेवियर डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप रूरल में देखोगे तो वहाँ के लोगों का बिहेवियर अलग होगा एज़ कम्पेयर टू अर्बन सोसाइटी। जैसे रूरल एरिया में देखोगे तो लोग जल्दी उठेंगे, जल्दी सोतेंगे और फिजिकल मेहनत ज़्यादा करते हैं। वहीं अर्बन में देखोगे तो फिजिकल मेहनत थोड़ा-सा कम होता है लेकिन मेंटल वर्क ज़्यादा होता है और लेट नाइट जगते हैं और लेट उठते हैं। इस तरह को उनका बिहेवियर यहाँ पे देखो रूरल में देखो तो इंडिया के केस में खासकर देखो तो कास्ट सिस्टम जो कि काफ़ी प्रिवेल करता है, जबकि अर्बन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम उतना प्रिवेल नहीं करता है। यहाँ पे क्लास वाला कल्चर चलता है। तो इस तरह से जो कि इतना डिफरेंट है बिहेवियर में तो इस वजह से इन्होंने बोला कि कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की जा सकती। ह्यूमन बिहेवियर के आधार पे ही हम जो कि स्टडी बिहेवियर को ही सेंट्रल पॉइंट मान के ही स्टडी करेंगे और उसी आधार पे सामाजिक घटनाओं को समझेंगे। तो ये रहा आपका फॉर्मल स्कूल और सेकंड होता है मैक्रो लेवल स्टडी वही जो पहले अगस्ट काम्टे के आधार पे ही चलता है ये भी। इन्हीं को अगस्त काम्टे को ही फॉलो करते हैं। इसमें आते हैं हमारे इमाइल जोखिम। इनका स्टडी है डिवीज़न ऑफ लेबर, सुसाइड। ये जो स्टडी ये बताते हैं किस तरह से सोशियोलॉजी को जो कि अलग से सोशियोलॉजी जो कि कोऑर्डिनेट करता है और सभी सब्जेक्ट के साथ।
ठीक है? कोऑर्डिनेट विथ ऑल सब्जेक्ट। ये यानी कि एक बड़े बिग पिक्चर के रूप में बिग पिक्चर के रूप में इसको देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट। जिसे जो कि मैक्रो लेवल या फिर सिंथेटिक स्कूल बोला गया है। इसी में देखो सोरोकिन आते हैं। सोरोकिन बोलते हैं कि हमें समाजशास्त्र को देखो देखो 2 भाग में डिवाइड करके अध्ययन करना चाहिए। एक जनरल सोशियोलॉजी, एक स्पेसिफिक सोशियोलॉजी। जनरल सोशियोलॉजी में कहते हैं जैसे फैमिली आ गया, रिलिजन आ गया, इन सब का हमको जो कि स्टडी करना चाहिए। स्पेसिफिक सोशियोलॉजी करने का मतलब यहाँ पे था कि जैसे कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी पर्टिकुलर इस लोकेशन पे या पर्टिकुलर सोसाइटी में ही प्रिवेल करती है, तो हमको उस आधार पे केवल उसी का अध्ययन करना चाहिए, उसी लेवल पे करना चाहिए। उसे अलग-अलग जगहों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कास्ट इन इंडिया व्हाइल रेस इन रेसिज़्म इन यूएसए। अगर अमेरिका में आप देखोगे तो वहाँ पे रेसिज़्म प्रिवेल करता है, कास्टिज़्म नहीं है। इंडिया में देखो तो कास्टिज़्म ज़्यादा प्रिवेल करता है, रेसिज़्म कम है। तो इस तरह से हमको जो कि स्पेसिफिक जो कि स्टडी भी करना चाहिए। इस तरह से स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में सोरोकिन का इस तरह से योगदान रहता है। तो ये हमने सेकंड फेज़ भी देख लिया। अब आते हैं थर्ड फेज़। थर्ड फेज में क्या होता है माइक्रो और मैक्रो दोनों का जो कि ब्लेंडिंग हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि हम केवल माइक्रो आधार पे जो कि स्टडी करेंगे, तो भी अच्छा स्टडी नहीं हो पाएगा, सही कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पे एविडेंस, डेटा, फैक्ट का यूज़ नहीं हुआ है। और मैक्रो लेवल बोला जाता है कि अगर मान लो एविडेंस, डेटा, फैक्ट का यूज़ करेंगे तो और बाकी चीज़ें जो सोशल बिहेवियर है, वो सब चीज़ें जो कि वैरी करेंगी, हमारी जो आउटपुट होगा उसको जो कि सही नहीं बताएँगी। तो इस तरह से इसमें काफ़ी चेंजेस आने लगेंगे, जो एक कंक्लूजन होगा वो सही कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसलिए एक अच्छा कंक्लूजन निकालने के लिए हमको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें देखो सबसे पहले आते हैं पार्सन्स। पार्सन्स का जो स्टडी है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन एंड सिस्टम। तो पार्सन जो कि देखो सोशल एक्शन जो वेबर का था उसको भी इम्पोर्टेंस देता है और सोशल सिस्टम जो कि बड़े स्तर पे जो कि बिग पिक्चर में देखता है चीज़ों को, वो देखो जैसे ये जोखिम वगैरह कहते थे उसको भी जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इनका ये स्टडी काफ़ी अच्छा है माइक्रो मैक्रो दोनों को मिक्स करने का। फिर उसके बाद आते हैं आर.के. मर्टन। मर्टन जी बोलते हैं कि रॉबर्ट किंग मर्टन बोलते हैं कि इन्होंने देखो जो फंक्शनलिज़्म का कॉन्सेप्ट था कि समाज में सब कुछ जो कि तनाव नहीं है, वायलेंस नहीं है, संघर्ष नहीं है, क्रांति वगैरह नहीं होती जैसे मार्क्स वगैरह बोलते हैं, ये उसके अपोजिट थे। तो मर्टन जी बोलते हैं ऐसा नहीं है, हमारी सोसाइटी में जो कि चेंजेस भी होते हैं और संघर्ष वगैरह, वायलेंस वगैरह भी होती है। तो हमको उसको भी जो कि रिकॉग्नाइज़ करके ही किसी सोशल घटना का अध्ययन करना चाहिए। तभी जो कि हम एक अच्छा कंक्लूजन ले आएँगे। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट था फंक्शनलिज़्म का उसको एक्सपेंड किया है। सी.डब्ल्यू. मिल्स देखो सी.डब्ल्यू. मिल्स की स्टडी है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इनकी एक गिडिंस की बुक है सोशियोलॉजी ऑफ कॉफ़ी जिसमें एक सोशियोलॉजी की चेन पूरा बताते हैं कि किस तरह से अफ्रीका से निकली कॉफ़ी जो कि पूरे यूरोप यूरोप में ट्रेड होती है, एशिया में ट्रेड होती है और इससे जो कि अफ्रीका का जो कल्चर है या फिर रिलेशन है वो यूरोप और एशिया में जाता है और वहाँ के लोग जो कि एक-दूसरे से जो कि जुड़ जाते हैं। एक तरह से बड़े लेवल पे जो कि सोसाइटी का निर्माण होता है, एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ये सी.डब्ल्यू. मिल्स ने इस तरह से जो कि दोनों का एक तो अफ्रीका लेवल पे जो कि कॉफ़ी प्रोडक्शन के आधार पे अफ्रीका का जो संबंध है, अफ्रीका लोगों में वो और साथ ही अफ्रीका का वर्ल्ड से क्या संबंध है रिलेशन, बिग पिक्चर में ये इन्होंने इसको बताया, माइक्रो, मैक्रो दोनों का प्रयोग करते हुए। फिर उसका देखो 4th है आपका एंथनी गिडेज़ जी। एंथनी गिडिंग्स जी बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन देन अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोलते हैं कि पहले आप चीज़ों को जो भी सोशल घटनाएँ घट रही हैं, उसको ऑब्जर्व पहले करो, फिर उसको समझो। जैसे इसी के संदर्भ में इन्होंने जो कि एथनोमेथोडोलॉजी और फिनोमिनोलॉजी का इवॉल्व हुआ हमारे सोशियोलॉजी में, इन मेथड का भी प्रयोग किया जाने लगा सामाजिक घटनाओं को समझने में। आगे ये सब क्या है, आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे, अभी केवल आप समझते रहिए। फिर उसके बाद आता है इन सब के बाद मॉडर्निस्ट थ्योरी। मॉडर्निस्ट थ्योरी में जैसे कि देखो स्टडी अबाउट क्लाइमेट चेंज, एआई, रोबोटिक्स, साइबर अटैक्स ये सब जो आज की जो नई सोशल घटनाएँ घट रही है जिसका सोसाइटी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है इंटरनेट, नेटवर्क वगैरह, वर्चुअल रियलिटी, इन पे जो कि सोशियोलॉजिस्ट जो कि स्टडी कर रहे हैं, इनका इम्पैक्ट किस तरह सोसाइटी पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करें। इसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच भी है, तो खैर इतना डिटेल नहीं जानेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम होता है लिखने को। तो ये मैंने आपको तीनों फेज़ यहाँ पे डिटेल में बता दिया, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ और अब इस पिक्चर से जो अब मैंने यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिया है यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट बनाया है, इससे आपको आसान होगा रिवीजन करने में, एक ही नज़र में आप जो कि ईज़िली जो कि सारे थिंकर को समझ जाओगे, कौन-कौन से थिंकर थे, कहाँ-कहाँ थे, फर्स्ट फेज़ में क्या था, सेकंड फेज़ में क्या अप्रोच था, थर्ड फेज़ में क्या अप्रोच था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आराम से समझ सकते हो, ठीक है? उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं अपना कंक्लूजन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो, डीपी मुखर्जी जी बोलते हैं
डीपी मुखर्जी said about the scope of sociology that every discipline theology is a floor of ceiling now and the ceiling is open sky। इनका कहने का मतलब कि अभी तक जितने सोशियोलॉजी के स्कोप में जो जितने भी थियोलॉजी प्रेजेंट किए गए, जितने भी थिंकर है, जिन्होंने अपने अप्रोच बताए, ये देखो अभी जो कि फ्लोर सीलिंग है, मतलब जो सीलिंग है उसका एक फ्लोर फ्लोर है, केवल मतलब कि एक कमरा है तो उसका केवल एक जमीन ही है। अभी जो कमरा का जो आसमान है वो पूरा खुला हुआ है, सीलिंग जो कि पूरा खुला हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें और आने वाली है। ये तो अभी बस एक शुरुआत है। तो इस तरह से बोलते हैं कि ये जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी काफ़ी एक तरह से बताना चाहते हैं, काफ़ी वाइडर है, काफ़ी बिग है और इसमें समय के साथ-साथ धीरे-धीरे और इवोल्यूशन होता रहेगा और ये इवॉल्व करता जाएगा। ठीक है? फर्स्ट तो ये है। सेकंड मैंने लिखा है डिस्पाइट सच consequence, मतलब जो हमने ऊपर अभी देखा वो सब चीज़ों के बावजूद सोशियोलॉजी इज़ स्टिल इवॉल्विंग सब्जेक्ट and neither possible nor essential to delimit the scope of sociology. For example, like climate change, industrial revolution 4.0, new emerging nationalism, communalism and rapid changes of society। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप ये सारी चीजें जो हमने अभी कई सारे थिंकर की पर्सपेक्टिव देखे, उसके बाद भी वो देखोगे तो अभी भी सोशियोलॉजी की इवॉल्व कर रहा है और विकसित हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो कि ना तो आवश्यकता है, ना ही ज़रूरत है कि इसके स्कोप को आप लिमिट कीजिए, डिलिमिट कीजिए, बल्कि इसके स्कोप को आप खोला रहने रहने दीजिए। क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे और सारे सोसाइटी में नई-नई चीज़ें आ रही हैं, उनको समझने के लिए हमको और तरीके से जो कि सोशियोलॉजी को स्टडी करने की ज़रूरत है। जैसे नई इमर्जिंग नेशनलिज़्म की भावना, खासकर इंडिया में देखोगे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रिवल करती है, जैसे हर घर तिरंगा, ये सब चीज़ें जो कैंपेन वगैरह होती है, ठीक है? और फ्रेंच वगैरह में जो अमेरिका वगैरह में जो संरक्षण की नीति है, पॉलिसी है, वो सब देखोगे आपका यूरोप वगैरह में, तो वो क कहीं न कहीं न्यू इमर्जिंग नेशनलिज़्म की ओर जाता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 जो जो आपका चल रहा है, इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी हो रहा है। कम्युनलिज़्म भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जैसे अभी आप हाल का बांग्लादेश का सिनेरियो देखो, और आपका इज़राइल-हमास वॉर देखो, है ना? तो ये सारी चीज़ें कम्युनलिज़्म की बात करती है। खैर इराक, ईरान में तो चल ही रहा है और कई सारे सोसाइटी चेंजेस, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें। इन सब की स्टडी करने के लिए अभी बहुत जो कि अ, बा चीज़ें बाकी है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में। तो इस तरह से मैंने जो कि 2 कन्क्लूज़न यहाँ पे बताया है। उम्मीद है आपको ये सा आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा। जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब